गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए हम लोग जो क्वेश्चन सीरीज यानी आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की जो श्रृंखला प्रारंभ किए हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आइए इस फोर्थ श्रृंखला का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और ध्यान रखिएगा आप लोग हमारा चैनल एग्जाम 21 यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और कॉन्टेक्ट नंबर भी है 76180253 और 04। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने क्वेश्चंस का आंसर जान सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में किस क्षेत्र में अंग्रेजों की नीति में मौलिक परिवर्तन आया? ध्यान रखना है। प्रश्न एक बार फिर देख लीजिए आप लोग। 1813 के चार्टर एक्ट 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में किस क्षेत्र में अंग्रेजों की नीति में मौलिक परिवर्तन आया? ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है प्रौद्योगिकी एंड ऑप्शन सी है जन स्वास्थ्य और ऑप्शन डी है शिक्षा। तो ध्यान रखना है इस प्रश्न का आंसर यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी सही, शिक्षा पर। 1813 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। तो शिक्षा पर, भारतीय शिक्षा पर पहली बार 1813 के चार्टर एक्ट में धन खर्च करने का प्रावधान ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया। तो यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रश्न एक बार फिर आप लोग देख लीजिए। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है जॉन शोर, ऑप्शन बी है कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है जॉन मैकफरसन एंड ऑप्शन डी है वारेन हेस्टिंग। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि प्रश्न कह रहा है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग था। और वारेन हेस्टिंग इतना आप लोग जान लीजिएगा 1773 से 1785 तक इस पद पर था, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर था। और 73 में एक अधिनियम आया था जिसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना गया। उस अधिनियम के अंतर्गत या इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत जो बंगाल का गवर्नर था उस पद को समाप्त करके उसे गवर्नर जनरल कर दिया गया। इसलिए वारेन हेस्टिंग 1772 में बंगाल के गवर्नर पद पर नियुक्त हुआ और 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जब इस पद को गवर्नर जनरल कर दिया गया तो वारेन हेस्टिंग को ही इस पद पर नियुक्त कर दिया गया। इस प्रकार बंगाल का अंतिम गवर्नर भी वारेन हेस्टिंग था। ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रश्न जैसे भी पूछे, कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर भी वारेन हेस्टिंग था और बंगाल का गवर्नर जनरल यानी फर्स्ट गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रश्न को एक बार फिर आप लोग देख लीजिए। भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल यानी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन बी है लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन सी है लॉर्ड एलनबरो एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड बेंटिंग। पूरा नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ओके, तो इसका सही आंसर होगा डी, लॉर्ड बेंटिंग, क्योंकि 1833 के एक्ट यानी अधिनियम के द्वारा लॉर्ड बेंटिंग को या इस अधिनियम के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद था
उसे समाप्त करके, क्योंकि ब्रिटिश भारत के क्षेत्र में यानी अंग्रेजों का भारत में जब क्षेत्र विस्तार हुआ तो फिर बंगाल के क्षेत्रों से बाहर के क्षेत्रों पर भी अधिकार करने लगे। तब फिर इसके बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का दायित्व तो बढ़ गया, इसलिए उसके पद को भी बढ़ा दिया गया, अधिकार भी उसका बढ़ गया। इसलिए बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके अब उसे भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ध्यान रखिएगा। तो 1833 के एक्ट अथवा अधिनियम के द्वारा जो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल, उस पद पर लॉर्ड बैंटिंग की नियुक्ति की गई। और बैंटिंग भी बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त था। और इस 1833 के एक्ट यानी अधिनियम के द्वारा इसे ही, बैंटिंग को ही, इस भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त कर दिया गया। इस प्रकार यह 1833 से 1835 तक इस गवर्नर जनरल के पद पर था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? एक बार फिर प्रश्न को देख लीजिए आप लोग। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी है केशव चंद्र सेन एंड ऑप्शन डी है द्वारिका नाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर होगा ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, या राजा राम मोहन राय ही पहले आधुनिक भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय धर्म और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। यानी एग्जाम्पल के रूप में आप लोग जानते ही होंगे, जैसे समाज में बुराई से तात्पर्य क्या है? सती प्रथा, ऊंच नीच की भावना, छुआछूत इत्यादि को दूर करने का प्रयास किए। सती प्रथा जो गॉड गिफ्टेड हिंदू धर्म में माना जाता था, तो इस प्रथा को भी उन्होंने दूर किया और कानून बनवा करके हमेशा के लिए इसे समाप्त करवा दिया, क्योंकि यह प्रथा इतने विकृत के रूप में थी या इतनी बुराई के रूप में थी कि आप लोग जानते ही होंगे कि पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी अगर स्वेच्छा से सती होती थी उनके चिता के साथ तो ठीक है, नहीं तो उसे बलपूर्वक सती कराया जाता था। तो इस प्रकार यह राजा राम मोहन राय का मानना था, इस प्रकार से यह एक प्रकार से हत्या के समान था, इसलिए इसे भारतीय समाज से दूर करने का इन्होंने ब्रिटिश सरकार के सहयोग से कानून बना करके हमेशा के लिए समाप्त करवाया। जबकि ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय सती प्रथा या समाज में छुआछूत, असमानता इत्यादि के विरोधी थे। इसी तरह धर्म में जो कर्मकांड था, रूढ़ियां थी, मूर्ति पूजा था, इसका इन्होंने विरोध किया। बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया, स्त्रियों के शिक्षा पर इन्होंने विशेष बल दिया। तो इस प्रकार राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का, इंडियन रेनेसां का जनक अथवा फादर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हिंदू धर्म को नवीन, आधुनिक और सरल बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रश्न कह रहा है हिंदू धर्म को नवीन, आधुनिक और सरल बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए है ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी है आर्य समाज, ऑप्शन सी है बहावी आंदोलन एंड ऑप्शन डी है रामकृष्ण मिशन। तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्म समाज को, क्योंकि हिंदू धर्म में जो जटिलता व्याप्त थी, बुराई व्याप्त थी, कुरीतियां व्याप्त थी अथवा रूढ़ियां व्याप्त थी, उसे दूर करके हिंदू धर्म को भी और समाज को भी सरल बनाने का प्रयास सबसे पहले ब्रह्म समाज द्वारा किया गया। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। और राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म और समाज को सरल बनाने का प्रयास किया।
जो जटिलता थी, जो बुराई थी, उसे दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। उनका मानना था कि वैदिक काल से तात्पर्य पूर्व वैदिक काल का समाज और धर्म जैसा सरल था, उसी रूप में हिंदू धर्म और समाज को लाना चाहिए, तभी इसका विकास हो सकता है। नहीं तो समाज में ऊंच नीच की भावना, छुआछूत की भावना, अनटचेबल की भावना, ओके, धर्म में यज्ञवाद, बलि प्रथा इत्यादि व्यवस्था अथवा सिस्टम धर्म को भी जटिल बना दिया था, और समाज में ऊंच नीच की भावना, छुआछूत की भावना, जातिपात की भावना, यह भी समाज को जटिल बना दिया था। इसलिए धर्म और समाज दोनों को सरल बनाने का उन्होंने प्रयास किया। इसी के उद्देश्य के साथ अब ब्रह्म समाज नामक संस्था की उन्होंने 1828 में स्थापना की थी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रश्न कह रहा है 1857 यानी 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड बेंटिंग एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा डी, लॉर्ड कैनिंग था 1857 के विद्रोह के समय, यानी 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857 के समय यहाँ का जो भारत का गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग था। ओके, तो यह 1856 से 58 तक इस पद पर था, ध्यान रखिएगा, और 1848 से लेकर के 56 तक लॉर्ड डलहौजी भारत के का गवर्नर जनरल या भारत के गवर्नर जनरल के पद पर था। तो कभी कभी आप लोग लॉर्ड डलहौजी भी ट्रिक कर देते हैं एग्जाम में, जिससे क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी नहीं था। हालांकि 1857 के विद्रोह की रूपरेखा लॉर्ड डलहौजी के समय में ही तैयार हो गई थी, यानी लेकिन विस्फोट जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ। 1857 का जो विद्रोह था उसका विस्फोट या फिर ओरिजिन लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ, और इसका शासनकाल 1856 से 58 तक था। और यह एक तरह से क्वेश्चन और भी है, ध्यान रखिएगा कि यह लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। क्यों? क्योंकि 1858 का जो एक्ट आया अथवा अधिनियम आया, उस अधिनियम के द्वारा इस भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर वायसराय के पद का गठन किया गया। इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग वायसराय के पद पर भी इस अधिनियम के 1858 के अधिनियम के पश्चात वायसराय के पद पर भी नियुक्त हुआ। इस प्रकार यह भारत का फर्स्ट यानी पहला वायसराय भी था और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हमेशा पूछे जाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, और एग्जाम में जरूर आपसे पूछे जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहां से प्रारंभ हुआ? ओके, यानी 1857 का जो विद्रोह था या रिवोल्ट था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, उसका प्रारंभ कहां से हुआ? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है ग्वालियर एंड ऑप्शन डी है कानपुर। तो इसका सही आंसर होगा बी, मेरठ। मेरठ से में 10 मई 1857 को सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और यहाँ से मेरठ से सैनिक पैदल ही कूच कर गए कहाँ? दिल्ली। उस समय भारत के मुगल बादशाह थे, भले ही नाम मात्र के मुगल बादशाह थे, वह बहादुर शाह, और बहादुर शाह को इन सैनिकों ने 1857 के विद्रोह के नेतृत्व के लिए तैयार कर लिया और इस 1857 के का विद्रोह उत्तर भारत में तेजी से फैल गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1857 के विद्रोह अथवा प्रथम 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से, ध्यान रखिएगा। ओके, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है
मंगल पांडे एक सिपाही थे, ध्यान रखिएगा आप लोग, मंगल पांडे एक सिपाही थे, किसके, किस बटालियन के? ऑप्शन ए है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के, ऑप्शन बी है 29वीं नेटिव इन्फेंट्री का, ऑप्शन सी है 25वीं नेटिव इन्फेंट्री का, और ऑप्शन डी है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा डी, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का ध्यान रखना है। और यह बटालियन 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी 34वीं बटालियन थी कहाँ? बैरकपुर में। ओके, बैरकपुर कहाँ पड़ता है, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ देता है। तो वर्तमान में या उस समय भी पश्चिम बंगाल में यानी बंगाल में पड़ता था बैरकपुर, वहां पर की छावनी में यह 34वीं बटालियन थी और उस बटालियन के सिपाही थे मंगल पांडे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 1857 के विद्रोह के पूर्व की घटना यही मंगल पांडे से ही जुड़ी है, क्योंकि इस बैरकपुर छावनी में ही इस मंगल पांडे द्वारा विद्रोह किया गया, इसलिए कि जो इनफील्ड न्यू राइफल थी उसमें जो कारतूस भरा जाता था उसके मुंह पर जो चर्बी लगा था वह काऊ यानी गाय का एंड पिग यानी सुअर का, इसलिए यह हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों के लिए यह माना, इन दोनों धर्मों के लोगों ने माना कि हमारे धर्म को कहीं न कहीं आहत किया जा रहा है, जिसके कारण मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह को दबा दिया गया और फिर आगे चल करके 34वीं नेटिव इन्फेंट्री को भंग कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ओके, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 34वीं 1857 के पूर्व 34वीं नेटिव इन्फेंट्री कहाँ पर थी? तो बैरकपुर में थी। मंगल पांडे किसके थे? तो 34 यानी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी बटालियन के सिपाही थे। ओके, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ध्यान रखिएगा, प्रश्न आप लोग कह रहा है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन ए है मीर तकी मीर, ऑप्शन बी है इकबाल, ऑप्शन सी है जोग एंड ऑप्शन डी है गालिब। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका सही आंसर होगा डी, गालिब, यानी पूरा नाम है मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। ओके, यानी उस समय जीवित थे, इनके समय में ही 1857 का विद्रोह हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम किस वर्ष लागू हुआ? ध्यान रखिएगा आप लोग, कोई प्रश्न कह रहा है भारत में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए है 1844, ऑप्शन बी है 1835, ऑप्शन सी है 1833 एंड ऑप्शन डी है 1813। तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा 1835। 1835 में भारत में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम को लागू किया गया। तो ध्यान रखिएगा, आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा विश्वविद्यालय 1857 यानी 1857 में स्थापित नहीं किया गया? ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका ऑप्शन है ए कलकत्ता, ऑप्शन बी है बंबई, ऑप्शन सी है मद्रास और ऑप्शन डी है इलाहाबाद। तो यहाँ पर कौन स्थापित नहीं किया गया था? ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा डी, इलाहाबाद नहीं, क्योंकि 1857 में तीनों प्रेसिडेंसियों में कलकत्ता, बंबई एंड मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जबकि इलाहाबाद इसमें शामिल नहीं था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इस प्रकार यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब थे। इस श्रृंखला में आप लोग अच्छे से देखिएगा, फिर अगले भाग में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।